हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का दोस्तों क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसे एक बार कर लेते हैं दोस्तों तो सारा एनसीईआरटी इसी में ही आपका कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है दोस्तों, अध्याय है मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य जो ये अध्याय बनाया गया है दोस्तों, किस किस स्रोत से लेकर बनाया गया देखते हैं दोस्तों। तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 मुगलों और यूरोप वासियों का भारत में आगमन चैप्टर 7 अकबर, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 12 भारत उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष मुगल और स्थापना चैप्टर 13 मुगल साम्राज्य का दृढ़ीकरण अकबर के काल का दोस्तों। और चैप्टर 14 दक्कन और दक्षिण भारत, चैप्टर 15 17वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत, चैप्टर 16 मुगलों के अधीन आर्थिक और सामाजिक जीवन, और चैप्टर 17 है दोस्तों सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधि, और चैप्टर 18 मुगल साम्राज्य और चरमोत्कर्ष और विघटन 1, चैप्टर 19 मुगल साम्राज्यों का चरमोत्कर्ष और विघटन। और न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 से दोस्तों किसान, जमींदार और राज्य। इन तमाम स्रोत से लेकर दोस्तों इस चैप्टर को, एक चैप्टर को बनाया गया दोस्तों, जो मुगल साम्राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना घाटी का शासक था। बाबर मूल रूप से मंगोलिया के बरलास कबीले से संबंधित था। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि बाबर का संबंध किस खानदान से था, तो तैमूर और चंगेज खान के वंशज था। आरंभिक समय में बाबर समरकंद का शासक बना, परंतु समरकंद पर उज्बेकों के आधिपत्य के पश्चात वह भारत विजय की ओर उन्मुख हुआ। यानी सबसे पहले जो है समरकंद का शासक बना बाबर, लेकिन उसके पश्चात जो है उज्बेकों का वहाँ अधिकार हो गया दोस्तों, और उसके पश्चात जो है बाबर भारत की तरफ विजय अभियान के लिए निकला। आगे देखते हैं दोस्तों बाबर के बारे में देखते हैं दोस्तों। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में अदीजान, जो कि अभी उज्बेकिस्तान में है दोस्तों, उज्बेकिस्तान में हुआ था। यानी बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ना उज्बेकिस्तान में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1483 में। 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना। यानी 1494 में फरगना का वो शासक बन गया दोस्तों। और उसने अपने चाचा से समरकंद को प्राप्त करने का प्रयास किया, और उसे 2 बार सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन दोनों बार यह क्षेत्र उसके अधीन नहीं हो पाया। अंततः उज्बेक सरदार सैबानी खान ने बाबर को पराजित करके समरकंद को प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप बाबर ने काबुल की ओर अभियान किया और 1504 में उसे जीत लिया। तो पूछा जाता है दोस्तों कि बाबर का काबुल अभियान कब हुआ, तो 1504 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1504 में। आगे देखते हैं। 1510 ईस्वी में मेरू के निकट हुए एक युद्ध में ईरान के शाह इस्माइल ने सैबानी खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी, और बाबर ईरानी फौज की सहायता से समरकंद पर प्रतिष्ठित हुआ। लेकिन उज्बेकों ने पुनः समरकंद से बाबर को अपदस्थ कर दिया। इस प्रकार बाबर के विरुद्ध निरंतर इन घटनाओं ने उसे भारत विजय की ओर विवश कर दिया। यानी समरकंद पर जो है वो बार बार आधिपत्य करता था, और उज्बेक उसे बार बार हरा देते थे दोस्तों। इसी घटनाओं के देखते हुए बाबर जो है भारत विजय की ओर विवश हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। बाबर द्वारा भारत जीतने का अभियान क्या था दोस्तों, तो बाबर की भारत विजय की आकांक्षा का सर्वप्रथम कारण उसकी आय का स्रोत और उज्बेक सरदार की सैनिक कार्रवाई से सुरक्षित होना था। और इन दोनों कार्यों हेतु भारत एक उपयुक्त स्थान था। यानी भारत में प्रमुख रूप से जो है बहुत धन दौलत था दोस्तों, और जो है बाबर जो है उज्बेकों से बचने के लिए भी भारत की ओर रुख किया। आगे देखते हैं दोस्तों। बाबर बदखशां, कंधार और काबुल पर शासन करता था, जहां से वे प्राप्त आय उसके सैनिकों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं था। तो बाबर का जो अधिपत्य था वो बदखशां, कंधार और काबुल क्षेत्र पर था, लेकिन वहां से जो आय प्राप्त होता था उससे वो सैनिक को सुदृढ़ नहीं कर पा रहा था। उत्तर पश्चिम भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति भारत में बाबर के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि 1517 में जब सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी एक बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य की रचना में व्यस्त था, जिसने अफगान सरदार दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब का सूबेदार था दोस्तों, और राजपूतों को सशंकित कर दिया था। यानी जब
सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई दोस्तों, उसके बाद जो इब्राहिम लोदी सत्ता पर आया दोस्तों, इसने क्या किया कि केंद्रीकृत साम्राज्य को बड़े रूप में लेने के लिए दोस्तों विभिन्न तरीके से जो है अफगान और राजपूतों को जो है शशांकित कर दिया, यानी उसे डराया दोस्तों, और इसी के सापेक्ष में जो है बाबर को इन लोगों ने बुला लिया। बाबर ने सर्वप्रथम 1518-19 में भेरा यानी भीरा के शक्तिशाली दुर्ग को जीता था, और इसी दुर्ग को जीतने के समय सर्वप्रथम बाबर द्वारा तोप और बारूद का प्रयोग किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है, भारत में बाबर द्वारा सर्वप्रथम तोप और बारूद का प्रयोग कौन से युद्ध में किया गया? तो भेरा के युद्ध में किया गया। कब किया गया दोस्तों? तो 1518 से 1519 के बीच किया गया। 1520 से 21 ईस्वी में पुनः बाबर ने सिंधु नदी को पार कर भेरा तथा सियालकोट पर विजय प्राप्त की। साथ ही लाहौर और पेशावर को जीतकर उसने संपूर्ण पंजाब पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था दोस्तों। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 20 अप्रैल 1526 को। ये डेट याद रखना है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1526 को। बाबर द्वारा अपने पूर्व के 4 आक्रमणों के पश्चात 5वां आक्रमण 20 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया गया। इन दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ। 20 अप्रैल 1526 में किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ दोस्तों, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ? मारा गया। और पूछा जाता है दोस्तों कि इब्राहिम लोदी का साथ कौन दे रहा था? तो ग्वालियर का जो शासक विक्रमजीत था वो भी जो है इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए मारे गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, और ये पानीपत कहाँ है दोस्तों? तो वर्तमान हरियाणा में पानीपत स्थित है। इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का यानी शाहरुख प्रदान किया, और अपनी उदारता के कारण बाबर कलंदर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पूछा जाता है कि कौन से बादशाह को जो है कलंदर की उपाधि मिली थी? तो बाबर को। क्यों? क्योंकि वो जो है इस पश्चात के उपरांत क्या किया कि काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का प्रदान किया था, इसी के लिए दोस्तों। आगे देखते हैं, इस युद्ध के पश्चात बाबर का नियंत्रण दिल्ली तथा आगरा के संपूर्ण क्षेत्र पर स्थापित हो गया, और आगरा में लोदियों द्वारा जमा धनराशि से बाबर आर्थिक कठिनाइयों से उभर गया। इस युद्ध में बाबर की जीत का श्रेय उस्मानी और तुलगुमाई पद्धति को दिया जाता है। तोपों और गाड़ियों को आपस में जोड़ने की उस्मानी यानी रूसी युक्ति, जिसे उस्मानिया ने ईरान के शाह इस्माइल के विरुद्ध उपयोग किया था दोस्तों। दूसरी, घूमकर पीछे से आक्रमण करने की तकनीक, जिसे उज्बेकों द्वारा अपनाया गया था, जिसे तुलगुमा पद्धति कहते थे। तुलगुमा पद्धति में क्या होता था दोस्तों कि पीछे से जो है दूसरी ओर घूमकर पीछे से आक्रमण करने का जो तकनीक था, जो कि उज्बेकों का था, उससे सीखा गया था दोस्तों बाबर के द्वारा, और इसी को ही तुलगुमा पद्धति कहा जाता था। इस युद्ध में बाबर की 2 प्रमुख उस्मानी तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने प्रमुख और निर्णायक की भूमिका निभाई थी। तो मुख्य रूप से जो है उस्मानी तोपची कौन था दोस्तों? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना और बाबर। तो 1526 से लेकर 1530 तक मुगल बादशाह बाबर रहा दोस्तों भारत का सत्ता में। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मूलतः तुर्की जाति के चगताई वंश से संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बाबर कहाँ से था? तो तुर्की जाति के चगताई वंश से संबंधित था, जिसे मुगल कहा गया। बाबर मार्त पक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज तथा पितृ पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों पूछा जाता है कि बाबर के माँ का जो है किस से संबंध था? तो चंगेज खां के वंश से संबंध था दोस्तों, जबकि इसके पिता का संबंध तैमूर वंश से था। आगे देखते हैं, बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक 4 वर्षों तक रहा। दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और आगरा के आराम बाग यानी चारबाग में दफनाया गया। शेर शाह के काल में उसकी अस्थियों को उसके इच्छा अनुसार काबुल के बागे बाबर में दफनाया गया। यानी जो है बाबर का जो मृत्यु हो गया दोस्तों, तो उसे आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया, लेकिन बाबर का जो इच्छा थी दोस्तों कि उसके जो
लाश को जो है वो काबुल में दफनाया जाए, तो इसलिए शेरशाह के काल में जो है उसकी अस्थियों को निकाल के पुनः काबुल में जो है बाबर को दफनाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबर के विजय अभियान। खानवा का युद्ध। यह युद्ध मार्च 1526 में बाबर और राणा सांगा के मध्य फतेहपुर सीकरी के समीप हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इस युद्ध के पश्चात दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई और इसने आगरा से पूर्व की ओर ग्वालियर, धौलपुर आदि कई किलों को जीत लिया। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी और जीत के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो 1527 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ दोस्तों। किसकी जीत हुई, तो बाबर की जीत हुई दोस्तों। और इसी पूछा जाता है कौन से युद्ध में जो है जिहाद का नारा बाबर ने दिया था, तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और जीत के पश्चात जो है इसने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में। आगे देखते हैं दोस्तों, चंदेरी का युद्ध। यह 1528 ईस्वी में बाबर और मालवा के मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1528 में हुआ, जिसमें बाबर और मालवा का जो मेदिनी राय थे, बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों तथा नुसरत शाह जो कि बंगाल का शासक था कि संयुक्त सेना के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और इस युद्ध में महमूद लोदी ने अफगानों का नेतृत्व किया था। यह जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया युद्ध था। यह बाबर का अंतिम विजय अभियान था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कौन सा ऐसा युद्ध था बाबर का जो कि जल और थल दोनों पर लड़ा गया था दोस्तों, तो वो घाघरा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था दोस्तों, घाघरा का युद्ध था। तो टोटल दोस्तों ये 1526 से लगातार 1529 तक बाबर जो है युद्ध ही करता रहा दोस्तों, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं बाबर के भारत आगमन का महत्व। क्या आगमन का महत्व था दोस्तों, ये देखते हैं। बाबर का भारत आगमन अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात यह पहला अवसर था जब काबुल और कंधार मुगल साम्राज्य के अंग बने। काबुल और कंधार भारत पर आक्रमण के लिए आधार का कार्य करते रहे, इसलिए इन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बाबर और उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखने में सफलता पाई दोस्तों। यानी जो है एक मुख्य रूप से जो है केंद्रीकृत शासन प्रणाली चलाने का काम जो है किसने किया, बाबर के द्वारा जो स्थापित मुगल वंश थे उसने लगभग 200 वर्षों तक किया। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से काबुल और कंधार पर नियंत्रण के पश्चात भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि ये दोनों शहर पूर्व में चीन की ओर तथा पश्चिम में भूमध्य सागर के बंदरगाहों की ओर जाने वाले व्यापारिक गतिविधियों का प्रस्थान स्थल थे दोस्तों। बाबर द्वारा उत्तर भारत में राणा सांगा के नेतृत्व में स्थापित महासंघ की शक्ति को नष्ट कर दिया गया और इस प्रकार उस क्षेत्र में विद्यमान शक्ति संतुलन को समाप्त कर बाबर ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबर द्वारा युद्ध में बारूद और तोपों को प्रयोग के फलस्वरूप भारत में बारूद और तोप खाने की लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई और अपनी सैनिक पद्धति और व्यक्तिगत आचरण के द्वारा बाबर ने फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात पुनः राजपद की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। बाबर रूढ़िवादी सुन्नी था, लेकिन वह धर्मांध नहीं था, अतः वह इस्लाम के धर्म विशारदों यानी धर्म के ज्ञाता तथा उलमाओं का समर्थन नहीं था, यानी वो समर्थक नहीं था, जो भी उलमा बोलते थे उसको मानता नहीं था प्रॉपर। बाबर को फारसी और अरबी भाषा का अधिक ज्ञान था और उसे तुर्की भाषा के प्रसिद्ध लेखकों में गिना जाता था। यानी बाबर बहुत पढ़ा लिखा था दोस्तों, वो फारसी और अरबी भाषा का अधिक ज्ञानी था और वो तुर्की भाषा में जो है प्रसिद्ध लेखकों में गिना जाता था। और उसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी चगताई तुर्की भाषा में लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि बाबर की जो जीवनी है, आत्मकथा है तुजुके बाबरी, किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाबर के द्वारा ही लिखी गई है, जो विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है और इसे बाबरनामा कहा जाता है दोस्तों। और किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में है। बाबर अली शेर नवाई के बाद चगताई तुर्की भाषा का दूसरा प्रसिद्ध लेखक माना जाता है। यह चित्रकार, बेहजाद का प्रशंसक तथा नृत्य, संगीत तथा साहित्य में भी रुचि लेता था। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली विकसित की थी, जो इस्लामी विधि की एक पुस्तक थी। तो पूछा जाता है दोस्तों मुबैयान क्या था, तो मुबैयान क्या था दोस्तों, एक पद्य शैली
जो था बाबर के द्वारा एक पद्य शैली था उसी को विकसित की गई थी, जो कि इस्लामिक विधि की एक पुस्तक थी दोस्तों। आगे देखते हैं हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं सत्ता में आया दोस्तों। हुमायूं 1530 से 40 तक सत्ता में रहा दोस्तों। उसके पश्चात जो है शेरशाह सूरी का आक्रमण हो गया। उसके पश्चात 1555 से 56 में फिर पुनः शासक हुमायूं बना। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल अर्थात अफगानिस्तान में हुआ था। यह बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं दिसंबर 1530 में आगरा के सिंहासन पर आसीन हुआ। उस समय हुमायूं की आयु जो थी कितनी थी? 23 वर्ष थी दोस्तों। बाबर ने हुमायूं को तैमूरी परंपरा के विरुद्ध साम्राज्य के विभाजन का कोई निर्देश नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। यानी बाबर जो है ऐसा कुछ नहीं बोल के गया था कि सारे भाइयों में जो है तैमूरी परंपरा के हिसाब से बांट देना है, लेकिन फिर भी जो है हुमायूं अपने भाइयों में जो है मुगल साम्राज्य को बांट दिया। आगे देखते हैं अस्करी को संभल प्रांत, इसका जो भाई था हुमायूं का अस्करी, उसे संभल प्रांत दिया गया। हिंदाल को मेवात प्रांत दिया और कामरान को काबुल व कंधार प्रांत प्राप्त हुआ। कामरान ने हुमायूं की व्यस्तता का लाभ उठाते हुए लाहौर और मुल्तान पर भी अधिकार स्थापित कर लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों प्रारंभिक समस्याएं। मुगल साम्राज्य के शासन का बागडोर संभालते ही हुमायूं के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनका पूर्व में बाबर द्वारा समाधान नहीं किया गया था। साम्राज्य की प्राथमिक समस्याओं में प्रशासन के सुदृढ़ न होना और राज्य की वित्तीय स्थिति का दयनीय होना शामिल था। इसके अतिरिक्त हुमायूं के भाइयों द्वारा किया जा रहा वो सहयोग पूर्ण व्यवहार ने भी प्रारंभिक समस्याओं को बल प्रदान किया दोस्तों। हुमायूं के पूर्व में अफगानों की तीव्रता से बढ़ती हुई शक्ति और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बलवती हुई महत्वाकांक्षा भी प्रारंभिक समस्याओं का द्योतक था। आगे देखते हैं दोस्तों हुमायूं का कुछ विजय अभियान है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है हुमायूं का विजय अभियान। पहला है कालिंजर अभियान, जो कि 1531 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा किया गया। यह अभियान हुमायूं का प्रारंभिक अभियान था, जहां के शासक प्रताप रुद्र देव ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों दोहरा अभियान जो है 1532 में हुआ दोस्तों। हुमायूं ने दोहरा नामक स्थान पर बिहार को जीतने वाले अफगान सेना, जिसका नेतृत्व महमूद खिलजी था, को गोमती नदी के तट पर परास्त कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर पर अधिकार स्थापित कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट है चुनार का प्रथम घेरा, जो कि 1532 में किया। दोहराह की सफलता के पश्चात हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर घेराबंदी अभियान प्रारंभ किया। यह दुर्ग आगरा और पूर्व के मध्य के स्थल मार्ग और जल मार्ग को नियंत्रित करता था और यह पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। इस समय यहाँ का शासक शेरशाह था। तो चुनार का शासक कौन था दोस्तों? शेरशाह था। तो चुनार को घेरा कब? 1532 में हुमायूं ने घेर लिया। 4 महीने की घेराबंदी के पश्चात शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुए एक समझौते के अंतर्गत दुर्ग को शेरशाह के ही अधिकार में छोड़ दिया गया और इसके बदले शेरशाह का पुत्र कुतुब खां हुमायूं की सेवा में भेज दिया गया। गुजरात अभियान दोस्तों 1535 से 36 में हुआ दोस्तों। चुनार की घेराबंदी के पश्चात हुमायूं का प्रमुख सैन्य अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। वह एक सुयोग्य व महत्वाकांक्षी शासक था और 1526 में जब राजगद्दी पर आसीन होते ही उसने मालवा, रायसेन, अजमेर और चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया था दोस्तों। हुमायूं ने मालवा के शासक तातार खां को परास्त किया और पश्चात मालवा और गुजरात पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं चुनार का दूसरा घेरा दोस्तों। तो ये 1537 में किया दोस्तों। हुमायूं ने नई सुसज्जित सेना के साथ दूसरी बार 1537 में घेराबंदी की थी। हालांकि शेरशाह के पुत्र कुतुब खां ने उसे योजनाबद्ध तरीके से 6 माह तक रोके रखा। आगे देखते हैं दोस्तों बंगाल अभियान, जो कि 1538 में हुआ था दोस्तों। आगरा से हुमायूं की गैर मौजूदगी फरवरी 1535 से 37 के दौरान शेरशाह ने अपनी स्थिति और भी सुदृढ़ कर ली। वह बहादुर शाह के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर चुका था और उसे आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई थी। शेरशाह ने इन आर्थिक संसाधनों का आधार बनाकर एक
कुशल और संगठित सेना का निर्माण किया और बंगाल पर आक्रमण कर उसने बंगाल के शासक को पराजित कर लगभग 13 लाख दिनार सोने के सिक्के वसूल किए। हुमायूं द्वारा बंगाल की राजधानी गौड़ को पुनर्निर्माण कर उसका नाम जन्नताबाद रखा गया। शेरशाह निरंतर मुगल प्रदेशों को विजित करने में लगा था। दूसरी ओर हुमायूं के भाई हिंदाल ने आगरा पर अधिकार स्थापित कर स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। बंगाल से लौटते समय शेर खां ने हुमायूं के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य संघर्षों की शुरुआत हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुए कुछ युद्ध। पहला है दोस्तों चौसा का युद्ध, जो कि मार्च 1539 में हुआ। यह युद्ध हुमायूं और शेर खां की अफगान सेना के मध्य कर्मनासा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर हुआ, जिसमें हुमायूं का नेतृत्व वाली मुगल सेना को पराजय हुई और हुमायूं ने निजाम नामक एक भिश्ती की सहायता से कर्मनासा नदी को तैरकर पार किया और अपनी रक्षा की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ दोस्तों, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। शेर खां यानी शेरशाह सूरी का ही नाम था दोस्तों शेर खां, और जो है इसके बीच हुआ। और कौन से नदी के तट पर, तो कर्मनासा नदी के तट पर हुआ दोस्तों। कर्मनासा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर हुआ और वहाँ से जो है इसको जो है ना हुमायूं को जो जान बचा दोस्तों, वो निजाम नामक एक भिश्ती था, यानी जो नौ चलाने वाला है उसे भिश्ती कहते हैं दोस्तों, उसी ने ही इसको कर्मनासा नदी को तैरकर पार कराकर इसकी जान बचाई। आगे देखते हैं बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये 1540 में हुआ दोस्तों। हुमायूं की मुगल सेना और शेरशाह की अफगान सेना पुनः कन्नौज के निकट बिलग्राम नामक स्थान पर गंगा नदी के तट पर आपस में संघर्षशील रही, लेकिन अंततः शेरशाह की अफगान सेना विजयी रही। इस युद्ध में पराजय ने हुमायूं को पलायन हेतु बेबस कर दिया और सिंध और मारवाड़ के शासक मालदेव द्वारा शरण न दिए जाने के कारण वह ईरान की ओर प्रस्थान कर गया, जहां के शासक शाह ने उसे शरण दी। इस युद्ध में हुमायूं के दो भाई हिंदाल और अस्करी भी युद्धरत थे। हालांकि युद्ध की स्थिति का लाभ उठाते हुए कामरान ने काबुल और कंधार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों साम्राज्य की पुनः प्राप्ति। हुमायूं ने ईरान के शाह की सहायता से 1545 में काबुल और कंधार पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया और कामरान को अपदस्थ कर दिया। तत्पश्चात उसने पेशावर, लाहौर और मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर सिकंदर सूर के सरदारों में से एक तातार खां, जो कि मच्छीवाड़ा का युद्ध में 1555 में पराजित कर दिया दोस्तों। हुमायूं ने बैरम खां की सहायता से जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित किया, जिसके पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा 23 जुलाई 1555 को उसका दिल्ली पर पुनः राज्याभिषेक किया गया दोस्तों। हुमायूं की उपलब्धि देखते हैं दोस्तों। हुमायूं का जीवन अनेक उतार चढ़ाव से पूर्ण था, परंतु उसने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में साम्राज्य को सुस्थिर करने का प्रयत्न किया। हुमायूं ने अपने जीवन की सभी समस्याओं को धैर्य और साहस के साथ सामना किया और साम्राज्य की पुनः प्राप्ति हेतु अपने चारित्रिक बल का परिचय दिया। उसने शासन का संबंध जनता से बढ़ाने के उद्देश्य से तबले अदल यानी न्याय ढोल की स्थापना की और दिल्ली के निकट यमुना नदी के तट पर दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है तबले अदल ये किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, तो हुमायूं द्वारा। इसके अलावा दिल्ली के निकट जो है यमुना नदी के तट पर दीन पनाह नामक नया शहर बसाया दोस्तों, नगर। हुमायूं की मृत्यु उसके शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण 27 जनवरी 1556 को हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं शेरशाह और सूर साम्राज्य, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो शेरशाह का मूल नाम क्या था, फरीद था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शेरशाह का मूल नाम क्या था, फरीद था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है, हुआ। इसके पिता हसन शाह सूर जौनपुर के छोटे से जागीरदार थे। अपने पिता की देखरेख में जिम्मेदारी संभालते हुए इसने प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया था। इब्राहिम लोदी की पराजय और मृत्यु के पश्चात अफगानों के मध्य जो अनिश्चितता और अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उसमें फरीद एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अफगान सरदार के रूप में सामने आया। फरीद को बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है
फरीद को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो बहार खान लोहानी के द्वारा दी गई। शीघ्र ही वह बिहार में शासन कर रहे सत्ता के नाममात्र शासकों को अपदस्थ कर स्वयं बिहार का शासक बन गया और शेरशाह दिल्ली के सिंहासन पर 67 वर्ष की आयु में आसीन हुआ और उसने दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना, इस शासन की स्थापना की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शेरशाह सूरी जो है कितने साल की उम्र में जो है दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ? तो 67 साल की उम्र में हुआ। और दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का जो स्थापना किया वो कौन किया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। और पहला कौन था दोस्तों? तो वो लोदी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी के द्वारा अफगान वंश का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों साम्राज्य विस्तार। शेरशाह ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। उसका साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक, जो कि कश्मीर को छोड़कर था दोस्तों, विस्तृत था। पश्चिम में शेरशाह ने मालवा और लगभग पूरे राजस्थान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उस काल के दौरान मालवा की स्थिति कमजोर और अनिश्चित थी, इसलिए वह शेरशाह का प्रतिरोध नहीं कर सका, लेकिन राजस्थान की स्थिति भिन्न थी दोस्तों। आगे देखते हैं 1532 में मारवाड़ की गद्दी पर बैठने वाला राजा मालदेव ने तीव्रता के साथ पश्चिमी और उत्तरी राजपूताना पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया दोस्तों। शेरशाह के साथ हुमायूं के हुए संघर्ष के दौरान इसने अपने प्रादेशिक विस्तार करते हुए जैसलमेर की भाटियों की सहायता से अजमेर पर भी विजय प्राप्त कर ली। इन विजय अभियानों में मेवाड़ और बीकानेर भी शामिल था। बीकानेर के राजा की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे जो कल्याण दास था और भीम ने शेरशाह के दरबार में शरण ले ली थी। इसके अतिरिक्त इन सभी में मेड़ता का बीरम देव भी शामिल था, जिसे मालदेव ने जागीर से वंचित कर दिया था। सेमल का युद्ध, जिसे गिरी सेमल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, सेमल का युद्ध, जो कि 1544 में लड़ा गया था। और यह युद्ध शेरशाह सूरी की सेनाओं तथा मालदेव के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं के मध्य हुआ था। तो सेमल का युद्ध कब हुआ? 1544 में। किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? तो शेरशाह सूरी और मालदेव के जो नेतृत्व में राजपूत सेना थे उसके मध्य हुआ। अफगान सेना ने अपने सैन्य बल और तोपों के प्रयोग से राजपूतों की सेना को पराजित कर दिया था। सेमल के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने अजमेर और जोधपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और परिणाम स्वरूप मालदेव को सिवाना के किले में शरण लेनी पड़ी थी दोस्तों। और इसके पश्चात शेरशाह ने मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित कर माउंट आबू तक अपना सीमावर्ती विस्तार कर लिया शेरशाह ने। आगे देखते हैं दोस्तों शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? तो कलिंजर, जो कि 1545 में हुआ था। तो शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कलिंजर, जो कि 1545 के विरुद्ध था। कलिंजर एक मजबूत किला था और उस पर अधिकार करना बुंदेलखंड पर आधिपत्य करने की भौती था। लेकिन कलिंजर की घेराबंदी के दौरान एक तोप के फट जाने से शेरशाह घायल हो गया और 1545 में उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात इस्लाम शाह गद्दी पर आसीन हुआ। उसने 1553 तक शासन किया। वह एक योग्य शासक और सेनापति था, लेकिन उसे अपना अत्यधिक समय अपने भाइयों की विद्रोह को दबाने और अफगानों के बीच होने वाली कबायली झगड़ों को निपटाने में लगाना पड़ा। आगे देखते हैं दोस्तों इस्लाम शाह की मृत्यु कम उम्र में हो गई और उसके पश्चात गृह युद्ध के कारण हुमायूं ने पुनः अपना साम्राज्य प्राप्त किया, दिल्ली की सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया। विभिन्न क्षेत्रों में शेरशाह का योगदान देखते हैं दोस्तों। शेरशाह ने विभिन्न क्षेत्रों में नवीन सुधार किए। इन सुधारों को निम्न शीर्षकों के माध्यम से देखा जा सकता है। पहला है दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय प्रशासन के रूप में किया दोस्तों। शेरशाह के काल की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत केंद्रीकृत थी। वह स्वयं प्रशासन की धुरी था और अपने द्वारा सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कराता था। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत प्रमुखतः 4 विभाग थे: राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, अनुदान विभाग और दीवाने इंसाफ। इन विभागों के विभाग अध्यक्षों को कोई स्पष्ट शक्ति प्राप्त नहीं थी। आगे देखते हैं दोस्तों शेरशाह ने न्याय पर अत्यधिक बल दिया और शेरशाह ने गुप्तचर संस्था की स्थापना भी की थी, जिसका कार्य राज्य की महत्वपूर्ण सूचनाओं से शेरशाह को अवगत कराना था। आगे देखते हैं दोस्तों प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन। शेरशाह ने सल्तनत काल से प्रचलित प्रशासनिक विभाजनों में परिवर्तन नहीं किया। कई गांवों को मिलाकर एक परगना बनता था और जो
के नियंत्रण में होता था। वह गांव की शांति और व्यवस्था का ध्यान रखता था। मुंसिफ या आमिल भू राजस्व की उगाही की देखरेख करता था, जो कि लेखा यानी अकाउंट फारसी और स्थानीय भाषा हिंदवी दोनों में रखे जाते थे। परगना से ऊपर की इकाई सिख या सरकार थी, जो सिकदार के सिकदारान यानी फौजदार और एक मुंसिफ मुंसिफान के नियंत्रण में होती थी। बंगाल के कुछ क्षेत्र में वास्तविक शक्ति काबिलाई सरदारों के अधीन रहती थी और सूबेदार को उस पर बहुत कम नियंत्रण रहता था। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्व व्यवस्था क्या था शेरशाह सूरी का। शेर शाह ने अपने पिता की जागीर को कई वर्षों तक संभाला था, अतः वहां से प्राप्त अनुभवों के आधार पर वह भली भांति समझ गया था कि भू राजस्व प्रणाली अलग अलग स्तरों पर किस प्रकार कार्य करती है। प्रशासकों के एक सुयोग्य दल के माध्यम से उसने संपूर्ण प्रणाली को बेहतर करने का प्रयास किया। शेरशाह ने मापन या पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निर्धारण पर बल दिया। भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची, जिसे रय कहते थे दोस्तों, तैयार की। तो रय क्या था दोस्तों, तो दरों की सूची थी दोस्तों। अहमद खां द्वारा भूमि की माप करवाई गई तथा भूमि के मापन हेतु सिकंदरी गज एवं सन की संडी का प्रयोग किया गया। तो कौन कौन से प्रयोग किया गया दोस्तों, तो भूमि के मापन के लिए सिकंदरी गज और सन की संडी का प्रयोग, डंडी का प्रयोग किया गया। जमीन को उत्तम, मध्यम और निम्न 3 दर्जों में बांटा गया और उपज से राज्य का हिस्सा 1/3 निर्धारित किया गया दोस्तों। किसानों को सुविधा अनुसार जिन्स या नगद में कर अदायगी की छूट दी। हालांकि सरकार को नगद अदायगी अधिक पसंद थी। बोई गई जमीन के क्षेत्रफल, लगाई गई फसलों की किस्में और प्रत्येक किसान द्वारा देय लगान एक कागज पर दर्ज करने की प्रथा प्रचलित की गई, जिसे पट्टा कहा जाने लगा। प्रत्येक किसान को पट्टे की पूर्ण जानकारी दी जाती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, अकाल तथा दूसरी प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने हेतु प्रति बीघा 2.5 शेर से एक अतिरिक्त शुल्क को भी राज्य द्वारा वसूल किया जाता था, लेकिन किसी भी किसान से अतिरिक्त वसूली की कोई अनुमति नहीं थी और पैमाइश करने वाले दलों को अपने कार्य के बदले निर्धारित दरें प्राप्त होती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, न्याय व्यवस्था कैसा था इसका। तो शेरशाह ने न्याय को अपनी शासन व्यवस्था में ऊंचा स्थान दिया था। अलग अलग स्थानों में न्याय करने हेतु काजी नियुक्त किए जाते थे, लेकिन गांवों में पूर्व की भौतिक फौजदारी और दीवानी अर्थात दोनों प्रकार के मामलों का निपटारा स्थानीय रूप से पंचायतों और जमींदार किया करते थे। शेरशाह के पुत्र और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस्लामी कानून की एक संहिता तैयार करवाई, जिससे उनके व्याख्याताओं की आवश्यकता समाप्त हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, उसने अमीरों को सत्ता और विशेष अधिकार पर भी अंकुश लगाने और सिपाहियों को नगद वेतन देने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही अधिकांश नियम समाप्त हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों, मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह द्वारा किए गए मुद्रा संबंधित सुधारों से व्यापार और शिल्प को प्रोत्साहन मिला था दोस्तों। आगे देखते हैं, उसने तत्कालीन प्रचलित मिश्रित धातु के घटिया सिक्के के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के सुंदर मानक सिक्के का प्रचलन किया, जिसे चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है रुपया क्या था, तो चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया, तो शेरशाह के द्वारा। चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम का अनुपात 64:1 था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह अनुपात पूछा जाता है कि चांदी के रुपये और तांबे के दाम का जो अनुपात था वो कितना था, तो 64:1 का था। शेरशाह के समय सिक्का ढालने की 23 टकसालें थीं। सिक्कों पर शेरशाह का नाम, पद और टकसाल का नाम अरबी या नगर लिपि में अंकित होता था। आगे देखते हैं दोस्तों, सैन्य प्रशासन। शेरशाह ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु एक शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था की स्थापना की। उसने सिपाहियों की भर्ती तथा सिपाहियों की हुलिया को लिखने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, जिसे तस्हीहा कहा जाता है। शेरशाह ने अपने पूर्व के शासक अलाउद्दीन खिलजी की भांति दाग प्रणाली की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत घोड़े का निशान लगाए जाते थे ताकि युद्ध में घटिया नस्ल के घोड़े का प्रयोग न हो। सैनिक एवं सरदारों को मुक्त जागीर के माध्यम से वेतन दिया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, लोक कल्याण कार्य क्या था दोस्तों। शेरशाह अपने राज्य में वाणिज्य व्यापार के उत्थान और संचार सुविधाओं के सुधार की ओर ध्यान दिया।
उसने 4 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कराया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड प्रमुख थी। उसने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोनार गांव तक की जाने वाली शाही सड़क का पुनः परिचालन करवाया। उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक एक सड़क निर्माण करवाया, जो संभवतः गुजरात के बंदरगाहों को जोड़ती थी। इसके अतिरिक्त आगरा से बुरहानपुर तथा लाहौर से मुल्तान तक की सड़क का निर्माण कराया। यात्रियों की सुविधा के लिए शेरशाह ने 2-2 कोस लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया, यानी भवनों का निर्माण कराया। दोस्तों, शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाए। शेरशाह की बनवाई गई सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सराय जो बनवाया गया शेरशाह के द्वारा उसे क्या कहा गया, तो साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, वाणिज्य एवं व्यापार। शेरशाह ने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक सुधार किए। उसने संपूर्ण साम्राज्य में व्यापार की वस्तुओं पर केवल 2 स्थानों पर चुंगी लगती थी, जिनमें शामिल थे बंगाल और बिहार की सीमा पर तथा मध्य और पश्चिम एशिया से आने वाली व्यापारिक वस्तुओं पर सिंधु नदी के किनारे पर ये क्षेत्र पर जो है टैक्स लगता था। दोस्तों, कला एवं संस्कृति में योगदान देखते हैं। शेरशाह अपने जीवन काल में ही सासाराम में अपना मकबरा बनाया, जो स्थापत्य की एक उत्कृष्ट नमूना है। शेरशाह के मकबरे की पूर्ववर्ती स्थापत्य शैली की चरम परिणति और शैली की आरंभिक बिंदु माना जाता है। शेरशाह ने दिल्ली के निकट यमुना के किनारे 1540 से 45 के बीच किलाए कुन्हा नामक नगर का निर्माण कराया और उसने कन्नौज में शेरसूर नामक नगर बसाया था। दोस्तों, शेरशाह ने अपने काल में विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। हिंदी की कुछ प्रमुख रचनाएं उसके काल में लिखी गई, जिनमें से एक प्रसिद्ध है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी पद्मावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पद्मावत के लेखक कौन है दोस्तों, तो मलिक मोहम्मद जायसी। किसके समकालीन थे, तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। और पद्मावत कैसा रचना है, तो काव्य ग्रंथ है। कैसा है दोस्तों, काव्य ग्रंथ है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और ये जो है 2 पार्ट में हम लोग बनाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है चैप्टर। थैंक यू दोस्तों।